थे, ठीक है। और झुके हुए पार्ट को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्रा। ये हो गया आपका चोटी, ठीक है। जब चट्टान से नीचे आएंगे मध्य थोड़ा थोड़ा रहेगा, उसको कहेंगे पठार। क्या कहेंगे? पठार। अब जब समतल आ जाएगा उसको क्या कहेंगे? मैदान। बस समझ में? पर्वत, पठार, मैदान, इसी को कहते हैं हम लोग पर्वत। ये हो गया पठार, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा, और समतल भूमि को मैदान कहते हैं, ठीक है। कभी कभी इन सब पर्वत में आ जाती है दरार और क्रैक करके चला जाता है नीचे। क्रैक करके कहां चला जाता है? नीचे। तब बन जाता है इस प्रकार की आकृति, ठीक है। ये आपका धसा हुआ पार्ट, इसको कहते हैं ब्लॉक पर्वत। क्या कहते हैं? ब्लॉक। ये धसा हुआ पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं, या रिफ्ट घाटी। रिफ्ट घाटी। बात समझ में आ गया? दोनों तरफ से उठा हुआ है, बीच में धसा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? रिफ्ट घाटी। यहां भी देखिए दोनों तरफ से उठा हुआ है, बीच में धसा हुआ है, इसको भी बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दर्रा कहलाता है। ये वाला पर्वत श्रेणी, ब्लॉक पर्वत श्रेणी आपको बहुत जगह देखने पर मिलेगा, ठीक है ना। ऑन हुआ मोबाइल जी? हॉटस्पॉट ऑन किए? करिए। ब्लॉक पर्वत श्रेणी या रिफ्ट घाटी। अभी पर्वतों के प्रकार में अभी तुरंत हम चर्चा कर रहे थे, ब्लॉक पर्वत श्रेणी क्या होता है। बीच में अगर धसा हुआ पार्ट हो, या धसा हुआ पार्ट को रिफ्ट घाटी बोलते हैं, या फिर ब्लॉक पर्वत श्रेणी बोलते हैं। पर्वतों के प्रकार में अभी हम इसको देखने वाले हैं। इसके ऊपर हम लोग चट्टान पढ़ चुके थे, रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान किस प्रकार का होता है, रूप में जो अंतर कर पाता है, ठीक है। उसके बाद पर्वतों के प्रकार में देख लीजिए, जब चट्टान का मध्य भाग धस जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं, और धसा हुआ भाग को रिफ्ट घाटी भी कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन रिफ्ट घाटी है, जो लाल सागर से जामेजी नदी तक जोड़ती है। पता है ना जॉर्डन कहां पर है? जॉर्डन पता है ना? जॉर्डन इजराइल, इजराइल के पास, ठीक है। और ये लाल सागर भी उधर ही है, अफ्रीका और एशिया के मध्य में। उसी में आपका जमेजी नदी तक जाती है। विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, मतलब कि दरार पड़ा हुआ बड़ा ही बड़ा क्षेत्र, ठीक है। ये तो हो गया आपका ब्लॉक पर्वत श्रेणी के उदाहरण। सबसे लंबा रिफ्ट घाटी यहीं पर है। अपना भारत में भी ब्लॉक पर्वत श्रेणी है, जैसे कि नर्मदा नदी जिस दर से होकर गुजरती है, बीच में धसा हुआ पार्ट है, दोनों तरफ से सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ठीक है ना। सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। दिखा देते हैं सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपका भारत वाले क्षेत्र में। इसमें दिखेगा, धुंधला दिखाई दे रहा है। डिलीट हो जाए, बार बार खुल जाता है। इसको देख लीजिए जरा, दिखाई दे रहा है? ये आपका नर्मदा नदी है, ये आपका है आपका सतपुरा रेंज, और ये विंध्याचल। विंध्याचल हालांकि ऊपर में आता है, ऊपर तक जाती है, और सतपुरा नीचे आता है। इन्हीं दोनों पर्वत के बीच से होकर के नर्मदा नदी गुजरती है। बात समझे? तो ये भी आपका ब्लॉक पर्वत श्रेणी का ही उदाहरण, क्योंकि बीच का पार्ट क्या है? धसा हुआ है। बात समझे? बीच का पार्ट धसा हुआ है। उसके बाद होता है अवशिष्ट। अवशिष्ट का मतलब होता है यह चट्टान के अपर्दन के फलस्वरूप बनता है। अवशिष्ट का मतलब होता है कचरा। अवशिष्ट का मतलब क्या होता है? कचरा। यह चट्टान के अपर्दन के फलस्वरूप बनता है, जैसे अरावली, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल, विंध्य और सतपुरा, ठीक है। ये भी आपका अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। कचरा से बना है अवशिष्ट। जैसे कि आपको पता है हिमालय कहां है? भारत के उत्तर वाले क्षेत्र में है हिमालय, ठीक है।
ये आपका हिमालय है, ये उत्तर क्षेत्र में क्या है, हिमालय। तो यहां से देखिए कोई भी जब पहाड़ रहेगा इस तरह से, अब धूप पानी बरसात सब कुछ इस पे पड़ रहा है तो इसका मिट्टी खिसक खिसक करके आएगा ना नीचे, लैंडस्लाइड होगा ना, भवड़ेगा ना। तो ये जो आकर के यहां पर भी एक चोटी बन गया, यहां पर भी एक छोटा छोटा सा चोटी बन गया, तो इसी का अवशिष्ट है ना, कचरा है ना। जब नदियां या बरसात आता है इसी को बहा बहा करके लेकर चल जाता है, मैदानी क्षेत्र में चल जाता है ना। तो हमारे बिहार में क्या है, अवशिष्ट हिमालय का ही पार्ट है, मतलब कि हम लोग कचरे पर ही खड़े हैं, उसी का अवसाद है, कचरा है। ठीक है, तो यहां पर ये जो पर्वत श्रेणी बन गया हिमालय के नीचे में, यहां पर ये जो अरावली पर्वत श्रेणी है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, पारसनाथ की चोटी है, तो ये सब क्या है, अवशिष्ट हिमालय है। क्या है, अवशिष्ट हिमालय। अवशिष्ट का मतलब अपरदन के फलस्वरूप जो कट के छट के टूट के जमा होता है उसको हम लोग अवशिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब आपका अपरदन के फलस्वरूप, अपरदन का मतलब होता है मिट्टी में कटाव, अपरदन का मतलब क्या होता है, मिट्टी में कटाव, उसके फलस्वरूप ये जो बनता है उसको हम लोग अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। उसका उदाहरण ये सब है। बस समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत श्रेणी, वलित या मोड़दार पर्वत श्रेणी, यह पृथ्वी के प्लेट के खिसकने और मुड़ने के कारण बनता है, जैसे हिमालय, अल्पस, यूरल, रॉकी और एंडीज। इसके बारे में बताए भी हैं कई बार। ये वलित, वलित का मतलब क्या होता है, मोड़दार। जब प्लेट को एक तरफ से धक्का देगा तो इधर मुड़ेगा, बस समझ में, मुड़ेगा, उसी मुड़ने से बना है। क्या बना है, हिमालय बना है। अल्पस कहां है, अल्पस पर्वत यूरोप में है। अल्पस कहां है, यूरोप में है। यूराल कहां है, यूरोप और एशिया के सीमा पर है। रॉकी कहां है, अमेरिका में। एंडीज कहां है, दक्षिण अमेरिका। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा, एंडीज पर्वतमाला। बात समझ में आया। ये सब के सब बताया गया है, आप लोगों को याद करिए जरा। जो विश्व के मानचित्र, आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर आपका था क्या, रॉकी, यहां पर क्या था, रॉकी, यहां क्या था, एंडीज, यहां पर अल्पस, यहां पे यूराल, यहां पे हिमालय। बस समझ में आया। तो इन सभी जगह पे आपका मोड़दार पर्वत श्रेणी है। यहां पर आपका हिमालय है, यहां पर आपका यूराल है, यहां पर आपका अल्पस है, और यहां पर आपका रॉकी पर्वत श्रेणी है, यहां से लेकर के यहां तक, और यहां पर आपका एंडीज पर्वतमाला है। ये सब के सब क्या है, मोड़दार पर्वत श्रेणी है। दुनिया में सीटेट में तो आपका ये सवाल शायद पिछली बार पूछा था, मोड़दार पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। बात समझ में आया। तो मोड़दार पर्वत श्रेणी आपका हिमालय, यूराल, हिमालय, अल्पस, रॉकी, एंडीज। चलिए फोटो खींचिए फटाक से। रॉकी, एंडीज, अल्पस। आइडिया लग जाना चाहिए कौन कहां पर है, कौन कौन किस किस महादेश में है। महादेश का भी पता नहीं होगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। देख लिए, दिखा दे रहा है क्या, कितना दिखता है, मोबाइल में दिखाई देता था, हटा दे। ठीक है, तो समझ में आ गया कहां कहां पर है ये सब। नेक्स्ट चलते, अच्छा वायुमंडल वाले सब तो हम पढ़ा दिए हैं। तो पर्वत के प्रकार भी लगभग आपका हो चुका है समाप्त। ठीक है, एक बार पुनः रिव्यू कर लेते हैं ऊपर से कि कुछ बचा तो नहीं है। एक बार ऊपर से रिव्यू कर लीजिए, कुछ बचा तो नहीं है ज्योग्राफी वाला सेक्शन में या एवियस वाला कोई भी सेक्शन में। जल्दी जल्दी भाग गए। यहां से स्टार्ट होता है देशांतर और अक्षांश की कहानी, पूरा पूरा पढ़ चुके हम लोग। जो नहीं पढ़े हैं एप्लीकेशन पे डला हुआ है, उसको जाकर के पढ़ लीजिए या प्रिंट को निकलवा लीजिए, पूरा का पूरा ज्योग्राफी
इसी में है। बात समझे? नहीं मिलेगा हमको बताइएगा। विषुवत रेखा, समय रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अक्षांश रेखा और अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। सबकी दूरी बराबर होती है बीच में, है ना। मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में कब बड़ा दिन होता है, कब छोटा दिन होता है। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तर गोलार्ध में, और दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। दिन रात बराबर होता है 22 सितंबर और 21 मार्च को, जब विषुवत रेखा पर सूर्य चमकती है। ये सारा कुछ बताया जा चुका है। उसके बाद भारत का परिचय। भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, मतलब कि भारत किधर है, 0 से ऊपर, मतलब यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में, जिससे कर्क रेखा गुजरती है, पढ़ा चुके हैं। ठीक है। भारत का उत्तरी अक्षांश देशांतर का विस्तार 8 डिग्री 7 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है, तथा देशांतर 68 डिग्री 7 से 97.25 के बीच है। भारत की उत्पत्ति। प्राचीन समय में केवल एक ही महादेश था जिनका नाम था पेंजिया। ये सब पढ़ा है ना। भारत दक्षिण भारत जो ऑस्ट्रेलिया भूखंड का टुकड़ा है, धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकने लगा। वर्तमान में प्लेट के मुड़ने से जहां हिमालय का निर्माण हो गया है। प्राचीन समय में पेंजिया महादेश के 2 टुकड़े में विभाजन हुआ था, जिसका नाम लॉरेंसिया और गोंडवाना था। टेस्ट में भी पूछा गया था सवाल आप लोगों को। उत्तरी क्षेत्र का नाम लॉरेंसिया, दक्षिण का गोंडवाना था। गोंडवाना प्राकृतिक रूप से काफी धनी था, जिसके अंदर में पेट्रोलियम, तेल ये सब पाया जाता है। ठीक है। प्राकृतिक धनी का मतलब वही हुआ, सोना, हीरा, पेट्रोलियम, तेल, कोयला, ये सब। वर्तमान में 7 महादेश है, इसको भी पढ़ लीजिएगा। और महासागर भी यहाँ पर दिया हुआ है। किलोमीटर को किस किस चीज में मापते हैं हम लोग, माइल को किस चीज में मापते हैं, नॉटिकल मील यहाँ पर 1852 मीटर। समुद्री दूरी को मापने के लिए नॉटिकल मील का इस्तेमाल करते हैं। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर होता है। कितना? हिमालय की उत्पत्ति प्लेट के मुड़ने से हुआ था। हिमालय के स्थान पर प्राचीन समय में टैथिस नाम का सागर था। भारत से जो ऑस्ट्रेलियाई भूखंड का टुकड़ा है, धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकने लगा, टैथिस सागर के पास मुड़कर, जहां पर हिमालय का निर्माण प्रारंभ हो गया। आज भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। 8,848 से 8,850 मीटर की ऊंचाई हो गई। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। यही आपका हिमालय का चित्र बना हुआ है। ये हो गया आपका पश्चिम हिमालय, ये हो गया पूर्व हिमालय, बीच में मध्य हिमालय, बीच में ही सबसे ऊंचा चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल में है। पूर्व में कंचनजंगा और नामचा बरवा है, पश्चिम में केटू है। दिखाई दे रहा है ना सब? कोई दिक्कत समझने में? ये आपका अवशिष्ट हिमालय नीचे, मतलब हिमालय ये वाला लाइन पर खड़ा है, उसके नीचे जब ढह ढह के गिरेगा उसको कहते हैं अवशिष्ट। अभी तुरंत पढ़ाए थे ना अवशिष्ट पहाड़, अवशिष्ट किसको कहते हैं? तो नीचे जो आएगा वो आपका अवशिष्ट हिमालय कहलाएगा। शिवालिक रेंज भी आपका अवशिष्ट हिमालय का ही पार्ट है। ठीक है। और उस पार जब चल जाएंगे उसको कहते हैं पार हिमालय, ट्रांस हिमालय उसको कहा जाता है, हिमालय के उस पार को। हिमालय के उस पार की पर्वत श्रेणियां, उस पार नहीं हिमालय, हाँ अच्छा, ये आपका था काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। उसके बाद ग्रेट हिमालय चौथा नंबर में आता है। नीचे आता है अवशिष्ट हिमालय। अवशिष्ट हिमालय के बाद आता है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी और शिवालिक पर्वत श्रेणी। मतलब कि जो हिमालय है ना, एटलस में काफी बार आप लोगों को पढ़ाया भी जा चुका है इस चीजों को। इस तरह से आपका भारत है। ठीक है ना। सबसे ऊपर में यहां पर आपको देखने को मिलेगा काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी। उसके बाद यहां पर, यहां से लेकर के यहां तक ग्रेट हिमालय। ठीक है। उसके बाद आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी और शिवालिक पर्वत श्रेणी। इतना दूर इस टाइप से ये हिमालय। कभी कभी इसको सीक्वेंस में पूछ लेता, उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाइए। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, 6, 7। ठीक है ना। यहां पर दिया हुआ है। सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, अवशिष्ट हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधर और शिवालिक पर्वत श्रेणी। ये सीक्वेंस में लिखा हुआ है, जो सीक्वेंस में पहाड़ यहां पर है। बात समझ में आ गया? एक बार देख लीजिएगा पुनः। नेक्स्ट आगे बढ़िए। मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां नेपाल में स्थित है। महाभारत पर्वत श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। माउंट एवरेस्ट भी मध्य हिमालय का ही हिस्सा है। पूर्वी हिमालय, मिसमी, अबीर, मीरी, दफला पहाड़ी, ये सब के सब अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश पता है ना, पूरब में है। भारत का सबसे पूर्व का राज्य अरुणाचल प्रदेश। बात समझ में आए क्या? कौन है? सुरेंद्र है? देखिए कौन बच्चा है। उसके बाद मिकिर, रेगमा पहाड़ी असम में है। ये कहां पर है? असम में। यह क्या है? अवशिष्ट हिमालय का है। गारो खासी जयंतिया, देखिए कौन है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहां पर है? मेघालय में। यह अवशिष्ट पर्वत का
उदाहरण है बराइल पहाड़ी 3 राज्यों की सीमा पर फैला हुआ, असम, मणिपुर और नागालैंड। नेमातल की पहाड़ी मणिपुर में है। टाइगर हिल पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला में है। पर्वत की आयु का आकलन हम लोग यूरेनियम से करते हैं। पर्वत कितना कौन साल पुराना है ये कैसे पता चलेगा? यूरेनियम से करते हैं, ठीक है ना। यूरेनियम क्या है? यूरेनियम जब आप पीरियोडिक टेबल देखिएगा, ठीक है, टोटल कितने 108 तत्व, 92 नंबर पे आपको यू लिखा होगा, यू 92। तो यूरेनियम का इस्तेमाल हम लोग करते हैं परमाणु बम बनाने में। परमाणु बम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका उपयोग हम लोग परमाणु बिजली घर में भी करते हैं, है ना। ये एक प्रकार का रेडिएशन निकालता है, तरंग निकालता है, मतलब कि हमारा जो बॉडी है उसको काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। चमड़ी देह का सबका गल गल के गिरने लगेगा। जो परमाणु बम छोड़ा जाता है छोटा ही रहता है, ठीक है। ये करता है आपका नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन मतलब एक्सप्लोज करता है, मतलब हाँ, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा एक टूट करके 2 बना, 2 टूट करके 4 बना, इस तरह से, मतलब नाभिकीय विखंडन करके ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है और बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाता है ह्यूमन बॉडी को। बात समझ में आया? ठीक है। और सूर्य में होता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, लेकिन परमाणु बम में नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। अच्छा, परमाणु एक घर होता है, परमाणु भट्टी, इस तरह से जो बिजली का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस तरह से बना हुआ होता है। अंदर में इसका पाइप लगा हुआ होता है जिसमें यूरेनियम का हम लोग रिएक्शन कराते हैं। ये पूरा पूरा बंद रहता है, ठीक है। पानी को गर्म करके वाष्प से इसको टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे बिजली का उत्पादन होता है। इसको कहते हैं बिजली परमाणु घर, परमाणु बिजली घर, ठीक है। तो यूरेनियम का केवल 2 ही काम है, एक तो परमाणु बम बनाने में, एक तो परमाणु विद्युत का निर्माण करने में। भारत का पहला परमाणु विद्युत घर महाराष्ट्र के तारापुर में लगाया गया था। अभी बहुत सारा है, 4 गो 5 7 8 गो है, ठीक है ना, और ये निर्माणाधीन है। तो ये आपका सबसे ज्यादा यूरेनियम जो पाया जाता है दुनिया के कजाकिस्तान, एक देश है कजाकिस्तान नाम का, सबसे ज्यादा वहीं पर पाया जाता है, ठीक है। तो परमाणु एक संगठन भी बना लिया है इंटरनेशनल लेवल पे कि परमाणु जिनको चाहिए उसका दुरुपयोग ना करे, उसका एक एग्रीमेंट करिए। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हमको परमाणु विद्युत करने के लिए, उत्पादन करने के लिए लेना है, लेके चल के बम बना दिए पाकिस्तान के जैसा। बात समझे ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस कारण से एक एग्रीमेंट तैयार किया जाता है। अगर आप परमाणु हमसे खरीद रहे हैं, मतलब यूरेनियम आप हमसे खरीद रहे हैं, तो एक एग्रीमेंट करिए कि आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे या बम नहीं बनाएंगे। बम बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इंटरनेशनल गवर्नमेंट के द्वारा। बात समझे, यूएन के द्वारा। आप समझ में आ गया यूरेनियम क्या है? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पर्वत की आयु का आकलन हम लोग किससे करते हैं? यूरेनियम से करते हैं। और पृथ्वी की आयु का आकलन भी यूरेनियम पद्धति से ही किया जाता है। मतलब कि कितना ज्यादा यूरेनियम होगा उतना ज्यादा पुराना पहाड़ होगा। जैसे हिमालय, तो हिमालय में यूरेनियम नहीं पाया जाता है क्योंकि यह नया पर्वत से नहीं है, नवीन पर्वत है, हाल फिलहाल में यह बना ही है 2-4 हजार साल पहले। बस समझ में आया? हाँ तो सबसे पुराना पर्वत श्रेणी आपका है कहां पे? राजस्थान में अरावली पर्वत श्रेणी, वहां पर यूरेनियम पाया जाता है। उससे भी सबसे ज्यादा पुराना पर्वत कहां है? झारखंड में। झारखंड के जादूगोरा से यूरेनियम प्राप्त होता है। मतलब कि जितना अधिक पुराना होगा वहीं पर यूरेनियम प्राप्त होने की संभावना, अन्यथा यूरेनियम नहीं मिलेगा। मतलब पहाड़ के टुकड़ा में यूरेनियम का जितना यूनिट रहेगा उससे पता हाँ कितना एज हुआ है। अब पृथ्वी का भी आयु का आकलन उसी से हम लोग करते हैं। झारखंड में तो पूरा पहाड़ है। झारखंड में पूरा पहाड़ है, सबसे पुराना पहाड़ वही है ना। तो वहीं से खुदाई करके जादूगोड़ा नाम से निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग दक्षिण भारत की तरफ। दक्षिण भारत में ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूरब। तो पूरब में है तो इधर आपका बंगाली खाड़ी है। तो इस जब समुद्र के किनारे जाएंगे इस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट। जब यहां पर खड़े होंगे तो क्या कहलाएगा? पूर्वी घाट। इधर खड़े हुए तो पश्चिम घाट। तो पश्चिम घाट को 2 अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, एक कोंकण एक मालाबार। तो कोंकण ऊपर है या नीचे? ऊपर। इसका मतलब
कोंकण जो है आपका उत्तरी क्षेत्र कोंकण कहलाता है, पश्चिम घाट के उत्तरी क्षेत्र को कोंकण कहते हैं और पश्चिम घाट के दक्षिणी क्षेत्र को मालाबार कहते हैं। मोटा मोटा तौर पे ज्यादा लंबा नाम यही लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट पश्चिम घाट को क्या कहते हैं? मालाबार कहते हैं। डायरेक्ट आंसर ये होता है। ठीक है, अगर पूछ दे पश्चिम घाट के उत्तर क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो कोंकण कहते हैं। पूर्वी घाट के निचले क्षेत्र मतलब पूर्वी घाट वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोरोमंडल। यहाँ पर एक कोरोमंडल एक्सप्रेस चलता था कुछ दिन पहले, उड़ीसा में टकराया था, याद है? ट्रेन कोरोमंडल एक्सप्रेस, तो पूर्वी घाट में ही कोरोमंडल चलेगा, तो इसका नाम ही कोरोमंडल है। अब पश्चिम घाट और पूर्वी घाट में छोटा छोटा पहाड़ भी है, दोनों पहाड़ आकर के इस पहाड़ पे मिलता है, इसका नाम है नीलगिरी। क्या नाम है? नीलगिरी। बात समझ आया? तो अब सवाल पूछा जाता है पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहां होता है? नीलगिरी पे। काफी बार ये सवाल पूछा गया है, मैप के माध्यम से आप देख लिया पूरा, ये बात ये सब यहाँ पर लिखा हुआ होगा। पश्चिम घाट और पूर्वी घाट का मिलन नीलगिरी पर्वत पे होता है। नीलगिरी पहाड़ का सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में, यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अबू पहाड़ी राजस्थान में, गुरु शिखर की चोटी राजस्थान में, सबसे ऊंची चोटी है मेवाड़ का पठार राजस्थान में है। मालवा पठार, पर्वत पठार बताए ना क्या होता है? विंध्या पर्वत श्रेणी, सतपुरा पर्वत श्रेणी, ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अभी हम आपको बताए थे इस तरह से रहेगा, पर्वत रहेगा, थोड़ा बहुत रहेगा, पठार रहेगा, समतल रहेगा, मैदान रहेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको पठार, इसको मैदान। अब बात समझ में आ गया? ठीक है, तो मेवाड़ का पठार, पठार का मतलब थोड़ा थोड़ा उच्च भूमि। विंध्या पर्वत, पर्वत का मतलब ऐसा वाला भूमि। समझ में आया बात? और जहां मैदान रहेगा तो उसको मैदान कहते हैं। महादेव पर्वत श्रेणी कहां है? और कैमूर का पठार मध्य प्रदेश में है। बुंदेलखंड का पठार पठार है, पठार मतलब ऐसी तरह से उच्च भूमि होगा। तथा भांडेर का पठार कहां है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बहुत सारा पठार देखा, यहाँ मालवा का पठार देखा, बुंदेलखंड वाला पठार देखा, भांडेर का पठार देखा, मतलब मध्य प्रदेश वाला एरिया ज्यादातर कैसा है? पठारी क्षेत्र है। समझ में आया बात? पठार का मतलब उच्च भूमि। मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को जब देखिएगा तब जाकर वहां पर मैकाल पर्वत श्रेणी आपको दिख जाएगा। रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ में है। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में है। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में है। छोटा नागपुर का पठार, रांची का पठार, कोडरमा का पठार, हजारीबाग का पठार, पलामू पठार, सभी पठार कहाँ है? झारखंड। मतलब कि झारखंड वाला एरिया भी क्या है? पठारी क्षेत्र है। जरा सा अब देखिए आप इंडिया का मैप, ये लीजिए। इस इंडिया के मैप को जब देखिएगा तो ये देखिए ग्रीन वाला एरिया मैदान कहलाता है। ग्रीन क्या कहलाता है? मैदान। ये सब मैदान है। पाकिस्तान में मैदान है, उत्तर में पहाड़ है। ये वाला साइड साइड में मैदान है कि नहीं है? ये जो येलो येलो दिख रहा है सब पर्वत और पठार है। जहां ज्यादा डार्क है लाल टाइप का ये वाला, ये तो पर्वत है, इसी में जो ज्यादा ऊंचा हो गया। अब बाद बाकी सब क्या है? पठार। अब बात समझ में आया? बात समझे? ये क्या है? सबके सब पठार। आप बताइए भारत का अधिकांश क्षेत्रफल पठारी है या मैदानी है? समझ में आ गया क्वेश्चन? भारत का अधिकांश क्षेत्रफल कैसा है? पठारी है। उत्तर वाला क्षेत्र मैदान है। पूर्वी तट और पश्चिम तट में सबसे ज्यादा चौड़ा मैदान किधर है? पूर्वी तट में ज्यादा मैदान है। ये सब क्वेश्चन किताब में मिलेगा नहीं, लेकिन एग्जाम में ही डायरेक्ट देखने को मिलेगा। बात समझे ना? तो आप भारत की स्थिति को समझ गए हैं। जहां व्हाइट दिखता है वहां बर्फ जमता है। जम्मू कश्मीर बर्फ जमा हुआ है पूरा का पूरा। थोड़ा सा लाल लाल पूरा का पूरा ये आपका पहाड़ है। इसका मतलब मानचित्र में लाल रंग से किस चीज को दर्शाया जाता है? पहाड़। और ग्रीन से मैदान, येलो से पूछा है क्वेश्चन। लाल रंग से पहाड़ को दर्शाया गया है। बस समझे? तो सवाल कहीं से भी आ सकता है। अब तो इंडिया का पूरा एनालिसिस आप कर सकते हैं कि कहां पर किस टाइप का है कि नहीं है? समझ में आ गया बात? नहीं समझे? अरे बोलिए। कोई कुछ नहीं बोलता है, सबका दिमाग लगता है शून्य हो गया है। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। उसके बाद भारत की नदियां हैं। गंगा नदी भारत का सबसे लंबा नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बर्फ के ढके पहाड़ को ग्लेशियर कहते हैं। अभी दिखाए थे हम जम्मू कश्मीर में व्हाइट व्हाइट जो पहाड़ था उसको क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं। ठीक है, बर्फ। अच्छा, भागीरथी नदी, अलकनंदा नदी जब
देवप्रयाग में मिलती है तब उसे गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। गंगा नदी के समीप कौन कौन से शहर है यहाँ पर दिख रहा है? हरिद्वार, कानपुर, देवप्रयाग, बनारस, बक्सर, पटना, भागलपुर, साहेबगंज, ये सब मुख्य मुख्य शहर है जो इतिहास से जुड़ा हुआ है। बाद बाकी और भी बहुत सारा गांव सब होगा, नहीं होगा। बिहार के कुल 12 जिले से होकर के गंगा नदी गुजरती है। गंगा नदी 5 राज्य से होकर गुजरती है। भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबाई 2525 किलोमीटर है। दो नदियों के बीच की भूमि को हम दोआब कहते हैं। मतलब कि दो नदी के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। वो काफी ज्यादा उपजाऊ होगा। जैसे इधर से नदी आया और इधर से नदी आया, यहां से मिल गया, ये था आपका गंगा और ये था यमुना। इन वाले बीच की भूमि को क्या कहते हैं? दोआब। काफी ज्यादा उपजाऊ होगा कि नहीं होगा? बस समझ में आया? इसी को क्या कहते हैं हम लोग? दोआब कहते हैं। कोई दिक्कत? नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया कचरा मुहाने पर जब जमा होती है उसे क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। जरा देखिए ये वाला, ये आपका गंगा लिखा हुआ है। अब देखिए गंगा लिखा हुआ है, गंगेश दिख गया। ये आपका यहां से आकर के ऐसे ये वाली नदी, ये जो दिख रहा है ना, ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है, यही है। ये गंगा है, नीचे वाला ये यमुना है। ये आकर के मिला, बनारसी का आगे पटना होते हुए ये आता है, बांग्लादेश से प्रवेश करती है, आकर के यहाँ मिल जाती है। यहाँ देखिए बहुत सारा टुकड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा है? देखिए टुकड़ा टुकड़ा दिखाई दे रहा है। यही इसी को कहते हैं हम लोग डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। जितना भी पानी वानी से कचरा वचरा बहा करके लाया समुद्र के किनारे, धीरे धीरे अस्थिर हो जाएगा ना, तेज बहाव रहेगा नहीं रहेगा, तो सब कचरा यहाँ पर आकर के जमा हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं हम लोग? डेल्टा कहते हैं। इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी आता है, ये वाला जो है ना ब्रह्मपुत्र आकर के गंगा मिल जाती है। इधर वो था गंगा, पटना के पास से आ रही है ना, और ये है आपका ब्रह्मपुत्र, ये इधर से आती है असम से, इधर से ये वाला, ये ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है नहीं है? दिखाई दे रहा है या नहीं? ये देखिए ब्रह्मपुत्र यहां से निकला, इधर से निकलता है ब्रह्मपुत्र, लिखा हुआ नहीं यहाँ पे। यहां से निकलने के बाद यू टर्न मारती है, ठीक है। यहां से निकला ये वाला जस्ट नीचे इसके ब्रह्मपुत्र, यहां पर ब्रह्मपुत्र लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यू टर्न मारती है, ऐसे आकर के ऐसे हाथ करके ऐसे मिल जाती है। बात समझ में आया? और ये था आपका गंगा, दिखाई दे रहा है, ये आकर के ऐसे मिल जाती है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर ही ये वाला जो टापू 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 दिख रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। अब बताइए डेल्टा कहां होती है? नदी के बीच में, नदी के शुरुआत में, नदी के अंतिम पोजीशन, मतलब मुहाना पे, मुहाने पे। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा ये इससे बड़ा कोई है नहीं। अब बताइए ये वाला उपजाऊ भूमि होगा कि नहीं? काफी ज्यादा जंगल लगेगा, इसलिए बहुत ज्यादा यहाँ पर जंगल है, इसीलिए इसको कहते हैं सुंदरवन। सुंदरवन, समझ में आया बात? क्या कहते हैं? सुंदरवन, क्योंकि इतना घना जंगल है, इतना सुंदर दिखता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या? सुंदरवन। रीजन क्या था, समझ में आ गया? ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मुहाने पर भारत और बांग्लादेश के मध्य फैला हुआ है। देख लिए ना, समझ में आ गया ये लाइन? नेक्स्ट, गंगा की सहायक नदियां यमुना, कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, घाघरा, भदुआ, बदना, ये सब दाएं से आकर के मिलती है। और गंगा के उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं रामगंगा, घाघरा, गोमती, साई, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, मेचियो, कनकई। बात समझ में आ गया? यमुना की सहायक नदी यहाँ पर है केन, बघेन, बेतवा, चंबल, सिंध और वानगंगा, ये सब यमुना की सहायक है। और ऊपर जितना देखिए ये सब किसका? सहायक का मतलब होता है बड़ी नदी में जब छोटी नदियां आकर के मिल जाती है उसको क्या कहते हैं? सहायक नदी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, गंगा खत्म, उसके बाद सिंधु। सिंधु का उद्गम स्थल चीन के मानसरोवर झील के पास होती है। सिंधु नदी 3 देश से होकर गुजरती है, भारत, चीन और पाकिस्तान। सिंधु नदी देखे है ना? बोलिए, दिखा दें? ये तो गंगा था, ये आपका इंडस, इंडस है ना लिखा हुआ, इसी का नाम है सिंधु। इंडस को हिंदी में क्या कहते हैं? सिंधु। ये निकला यहां से चीन, ये कौन सा देश है? चीन। तो यहां से निकलता है ये वाला श्रीनगर के ऊपर से होते हुए ऐसे यूटर्न मारती है, फिर पाकिस्तान होते हुए चले जाती है। कहां? इधर कौन सागर है?
अरब सागर के पास चली जाती है। ठीक है, तो चीन से निकला, भारत से निकला और पाकिस्तान से, इसीलिए वहां पर लिखा है सिंधु नदी कितना देश से निकलती है? चीन। और भी देखिए छोटा छोटा नदी से आकर के मिलता है ना, इसका मतलब सिंधु का भी सहायक होगा, होगा कि नहीं होगा? सब पूछा है। उसमें ऑप्शन दिया था इंडोस, इंडिया, भारत और हाँ, सिंधु नदी का मुहाना अरब सागर है। मुहाना मतलब जहां नदी जाकर के मिलती है उसको क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। सिंधु नदी 3 देश से निकलती है। सिंधु नदी का जल विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सोचता है ये पानी घेर देंगे, अपना भारत में पटाएंगे, राजस्थान जिधर बंजर है। बनाया भी है नहर, इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान में बहती है। सिंधु नदी का सहायक नदी का पानी जाता है, मतलब सतलज नदी का। सिंधु नदी का 20% जल भारत उपयोग कर सकता है। ये इंटरनेशनल न्यायालय में द हेग में जाकर केस कर दिया था पाकिस्तान कि भारत के पास बहुत सारा नदी है, हमारे पास केवल एक ही नदी है, हमको ज्यादा पानी चाहिए। तो बोला 80% तुम पानी ले लो, इंडिया 20% रखेगा। ठीक है, फिर भी इंडिया अभी तक वर्तमान में 8% यूज करता है, बाद बाकी सब पानी वही यूज करता है। बात समझे? सिंधु की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी और सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? चीन में, राजस्थान जी के पास। सतलज नदी हिमालय में प्रवेश करती है, पंजाब तथा 3 देश से होकर गुजरती है। भारत की सहायक नदियां, भारत सतलज की सहायक नदियां निम्न: व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। व्यास नदी जहां पर सतलज में मिलती है वहां से इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान को सिंचती है। लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है, अरावली प्रश्नी के पास से निकलती है, जिनके पास सांबर नामक झील है। लूनी नदी कच्छ के रम दलदली क्षेत्र में जाकर विलुप्त हो जाती है। इसे भूबद्ध नदी या लैंडलॉक नदी भी कहा जाता है, क्योंकि चारों ओर क्या है? भूमि से जब गिर जाएगा तो उसको लैंडलॉक बोलेंगे, चारों ओर भूमि से गिरा हुआ है। ये आपका लूनी नदी है। ये जो निकलेगा ना, ये दिखाई दे रहा है, ये वाला कौन सा नदी है? लूनी नदी है। यहां जाकर के खत्म हो जाता है भूमि पर, ये समुद्र में नहीं जाता है। बात समझे? तो ये बरसाती नदी होगा? नहीं, बरसात राजस्थान में कहाँ होता है? तो फिर इसमें पानी कहाँ से? वही वहां जो पहाड़ है ना, एक अरावली पर्वत दिखाए थे ना, लूनी नदी कच्छ के रन, उसके लूनी नदी राजस्थान की प्रमुख नदी है। अरावली पर्वत श्रेणी के पास से नागा पहाड़ी से निकलती है। सामर नामक झील है यहाँ पे। ठीक है ना? ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र की आप ब्रह्मपुत्र दिखा दिए थे ना, इसके पहले किधर से निकल रही है? ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां निम्न है: लोहित, दबांग, दिशांग, धनसिरी, कलांग, खी, कृष्णई, तिस्ता, मानस, सुब्रमसिरी और कामेंग। ब्रह्मपुत्र नदी चीन के तिब्बत क्षेत्र कैलाश पर्वत श्रेणी के पास से निकलती है। दिखाए थे हम, चीन से निकल रहा है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में यालुंग, जांगबो, यामुद्रोक और सांगपो नाम से जानते हैं। 3 अलग अलग नाम है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ऐसे आती थी मुड़ के, तो यहाँ पर कौन सा राज्य था? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में जाती है उसमें पद्मा नाम से जानते हैं। तिस्ता नदी बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र में मिलती है उसे जमुना नाम से जानते हैं। बंगाली खाड़ी के मुहाने पर इसे मेघना नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए यालुंग, जांगबो, यामुद्रोक सांगपो लिखा गया, इसी का नाम है ब्रह्मपुत्र। और यहाँ पे अरुणाचल में दियांग कहलाता है, आकर के मिल जाता है। ये गंगा नदी है, ये तिस्ता नदी है, तीनों आकर के मिलता है, इसका नाम होता है जमुना, पद्मा और मेघमा। और यहाँ पर डेल्टा निर्माण करती है। समझ में आ गया बात? नहीं समझे? बहुत स्पीड चल रहा है पढ़ाई, क्योंकि रिवाइजिंग चल रहा है ना? सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, A to Z, हम रिवाइजिंग करवा रहे हैं बस। अब 2-4-5 दिन तो रिवाइजिंग ही करवाएंगे। सभी सब्जेक्ट जितना इतना पढ़ा दिए सबको हम रिवाइज करवा देंगे, और क्या करेंगे, क्योंकि ये पूरा हो चुका है समाप्त। अब जब बैच बनेगा तो 7 से 9 2 घंटा का कंप्लीट बैच बनाएंगे तैयारी के लिए, और उसमें NCERT ही चलाएंगे। बस समझे? NCERT वाला बैच बनेगा। अब सीटेट के एग्जाम के बाद ही, अभी तो कुछ नहीं किया जा सकता, ना ही अभी तुरंत कोई बैच बनाया जा सकता, क्योंकि सोमवार से 9 से 10 में बैच है कि नहीं? तैयारी मतलब BPSC शिक्षक। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी दिकन और भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सादिया पुल, जो 9.15 किलोमीटर है, लोहित नदी पर बनाया गया है। लोहित नदी भी ब्रह्मपुत्र नदी का ही सहायक नदी, यह अरुणाचल प्रदेश और असम को जोड़ती है। भूपेन्द्र नारायण हजारिका पुल के नाम से इसको जानते हैं। मजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है।
जो सबसे बड़ा द्वीप है यह असम में है। द्वीप मतलब जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी, उसको टापू कहते हैं। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2703 किलोमीटर है। यह 3 देश से होकर गुजरती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। गुजरा ना, दिखाए थे ना अभी। नेक्स्ट, तीस्ता नदी। तीस्ता नदी को उद्गम स्थल सिक्किम, जम्मू ग्लेशियर के पास है। तीस्ता नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता भी दिखाए थे, बिच्ची सागर के मिल जा रहा था यहाँ पे, ये सिक्किम से निकला आकर के मिल गया, ठीक है। भारत और बांग्लादेश इसको लेकर के लड़ता है। भारत का पहला जल विद्युत परियोजना तीस्ता में बनाया गया था, अभी तक विवादित है, वो बोलता है बनने नहीं देंगे। भारत का पहला जल विद्युत कर्नाटक राज्य के समुद्र में कावेरी नदी पर बनाया गया था, बनकर तैयार हो गया था। हुगली नदी गंगा से ही निकलती है, जो कोलकाता के तट पर जाती है। दामोदर नदी बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को झारखंड पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है। बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी। का है बहुत बाढ़ आता है। उसी तरह से बंगाल में सबसे ज्यादा बाढ़ कौन लाता है? दामोदर। इसीलिए दामोदर को क्या कहते हैं? बंगाल का शोक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण रेखा झारखंड से निकल करके पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाली खाड़ी में जाकर मिलती है। इंद्रावती नदी म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है दक्षिण भारत की नदियां। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल, ये देखिए, नर्मदा इधर से आती है, खंबाती खाड़ी उधर अरब सागर में जाकर मिलती है। अमरकंटक मैकालपुर श्रेणी के पास से निकलती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मैकालपुर श्रेणी के अमरकंटक चोटी के पास है। इधर बंगाली खाड़ी है, उधर अरब सागर है। कहां जाकर के मिलती है? अरब सागर में, ठीक है। नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में जाकर के गिरती है। नर्मदा और तापी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यह गर्ज और एस्चुरी का निर्माण करती है। देखिए इस तरह से गर्ज बनता है। हमने बताया ना कि जब पूरब की तरफ आकर के बहता है तब क्या होता है? जब इस तरह से नदी आकर के ऐसा आकर के टापू बना लेता था तो ये क्या बनता था? इस तरह से आता था ना, पानी आया यहाँ पर आकर के क्या बन गया? मुहाने पर टापू बन गया। इसको क्या कहते हैं? डेल्टा। अब ऐसा पृथ्वी है, जाकर के यहाँ पानी गिर गया तो यहाँ क्या बनाएगा? खड्डा बनाएगा। स्लोपिंग में जाएगा तब ना यहाँ पे वो डेल्टा बनाएगा। लेकिन जब खड्डा बना रहा है तो वैसी ही है, ऐसे जाकर के गिरता है, यहाँ खड्डा बनाता है। इसको क्या कहते हैं? गर्ज या एस्चुरी। ये कौन? नर्मदा और तापी। नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं बनाती है, क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है। समझ में आया बात? मतलब कि ये जो भारत है, इधर जाकर के जो नदियां गिरती है वह डेल्टा नहीं बनाती है, इधर वाला नदियां डेल्टा बनाती है, गंगा वगैरह सब। समझ आया बात? पूरब की ज्यादा डेल्टा बनता है, इधर डेल्टा नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहाड़ है ना, पश्चिम घाट, वहीं पर जाकर के पहाड़ से समुद्र में गिर जाती है, ठीक है। नर्मदा 3 राज्यों का बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी खंबाती खाड़ी में जाकर मिलती है। खंबाती खाड़ी में मिलने वाली नदियां ने नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, सहेजी, भगवा और सतरंजी। एस्चुरी बनाती है। समुद्र का मतलब क्या समझते हैं? ऐसे आए, ऐसे कूद गए, डूब गए। बोलिए। वहां से हम डालना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा? आप ही बताइए। झरना के जैसा अगर पानी गिरे तो क्या होगा? हो सकता है। समुद्र के किनारे में जब जाएंगे ना तो क्या डायरेक्ट डूब जाएंगे कि धीरे धीरे पानी बढ़ता है? तो वहां पर किनारा नहीं है, ऐसे खुदाई है, ऐसे पानी चल रहा है वहां पे। आप बस समझे? उधर समुद्र है, यहां पर ये समुद्र का लेवल है और ये आपका जमीन का लेवल है। यहां से पानी गिर रहा है, अब क्या होगा बताइए? हाँ सेम। अब बनेगा खड्डा। हम क्या बोल रहे हैं? छत से पानी गिरता है, जमीन रहता है, हाँ गड्ढा करेगा ही। ठीक। लेकिन समुद्र में तो पानी है ना। पानी कितना? यहाँ थोड़ा सा पानी है ना, मतलब किनारे में गिर रहा है। हाँ तो समुद्र बीच में बीच में कैसे हवाई जहाज से लेके जाके गिराएंगे इसको? ये तो किनारे में नहीं गिर रहा है कि नहीं? समझ गए? ठीक है। तापी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के महादेवपुर श्रेणी से होती है, बैतूल के पठार के पास
यह 3 राज्य से गुजरती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। नर्मदा नदी विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से होकर गुजरती है। यह रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है। बताए थे अभी तुरंत ब्लॉक पर्वत श्रेणी जो पढ़ा रहे थे इस तरह का था, और उसी से होकर के क्या बहती है, नर्मदा। कौन सी नदी बहती है अपना भारत का ब्लॉक पर्वत या रिफ्ट घाटी से, नर्मदा। समझ में आ गया। चंबल नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर। यह 3 राज्य से बहती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। चंबल नदी किसका सहायक है, यमुना का। चंबल नदी पर गांधी सागर और राणा प्रताप सागर जलाशय भी स्थित है। चंबल की सहायक नदी निम्न है, गंभीर, छिपरा, काली सिंध, नीवज, परवान, पार्वती और कुवारी। ये सभी चंबल की सहायक नदियां है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। उसके बाद आपका महानदी है, पहले चंबल को देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, ये है आपका चंबल। यहां से निकला मध्य प्रदेश से, राजस्थान होते हुए आकर के ऐसे आगे उत्तर प्रदेश। ये वाला बताए थे हम, ये कौन सा नदी है, यमुना नदी है। बस समझ में आया। तो चंबल किधर से किधर बहा, सामने हमेशा कौन दिशा होता है, तो यहां से लेकर के इधर गया कौन दिशा हुआ, दक्षिण से उत्तर। ये वाला कौन था, यमुना था। ये कौन है, गंगा है। बात समझ में आया। तो चंबल में ये सब जाकर के छोटा छोटा जो नदियां मिल रहा है उसको कहते हैं चंबल की सहायक नदी। ये वाला है आपका नर्मदा नदी, और ये है आपका तापी नदी, सूरत के किनारे से होकर के जाती है। तो इस वाले क्षेत्र को कहते हैं हम लोग खंभात की खाड़ी। क्या बोलते हैं, खंभात की खाड़ी। ये कहलाता है अरबियन सी, अरब सागर। अरब सागर है लेकिन ये खाड़ी खंभात है। ये आपका कच्छ की खाड़ी, इसको कहते हैं खंभात की खाड़ी। बात समझे। इसको कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बात समझ में आ गया। बंगाल की खाड़ी, खंभात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। समझ में आ गया बात, ठीक है। तो यहाँ पर नर्मदा और तापी तो जाती है, इधर से और भी बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आकर के मिलती है, जिसके कारण यहाँ पर हम अभी तुरंत बताए थे खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदियां निम्न है। पढ़ाए ना अभी तुरंत पीडीएफ में। बात समझ में आ गया। अब उसके बाद महानदी। महानदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य से होती है। महानदी 2 राज्यों से होकर बहती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। महानदी पर भारत का सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बनाया गया है, जो उड़ीसा राज्य में है। महानदी का मुहाना बंगाली खाड़ी में। महानदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। महानदी की सहायक नदी निम्न है, तेल नदी, सुखतेल नदी, कोण नदी, मण नदी। हीराकुंड जलाशय महानदी पर उड़ीसा राज्य में है। ब्रह्मणी नदी और बैतरणी नदी उड़ीसा राज्य में ही बहती है। चलिए दिखा देते हैं महानदी, इतना इसमें पढ़ लेते हैं। ये आपका जो है ना रायपुर छत्तीसगढ़, यहां से निकला महानदी आकर के उड़ीसा होते हुए भुवनेश्वर दिख रहा है। ये उड़ीसा की राजधानी कौन सा है, भुवनेश्वर। आकर के यह कहां पर मिल गया, बंगाली खाड़ी। इसका मतलब महानदी कितने राज्य से बहा, 2 राज्य से। यहां से निकल करके ऐसे आ गया, यहाँ पर एक बांध बना दिया गया। यहाँ पर ये जलाशय दिख रहा है, यही है हीराकुंड। हीराकुंड जलाशय कौन सा, भारत का सबसे बड़ा बांध महानदी पर ही बनाया गया है। अब बताइए, इधर नदियां बह रही है, यहाँ पे बांध बनाएंगे तो यहाँ बड़ा सा जलाशय, पानी जमा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। इसलिए यहाँ पर पानी जमा हो गया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये पानी जमा है, बड़ा सा झील है हीराकुंड। हीराकुंड बांध दिया वहां पे। समझ में आ गया बात, ठीक है। उसके बाद अभी गोदावरी देखे थे। गोदावरी ये वाला है, मुंबई के पास से, नासिक से निकलती है, मोटा मोटा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये नासिक जिला है, यहाँ पर, यहाँ से ये गोदावरी नदी ऐसे आकर के निकलती है, ऐसे आकर के यहाँ पर आकर के मिल जाती है। ये भी बे ऑफ बंगाल मतलब कि बंगाली खाड़ी में आकर के मिलती है। उसके नीचे से आप एक नदी देखिएगा, ये है कृष्णा। ये कौन सा नदी है, कृष्णा। ये है आपका गोदावरी ऊपर में, और ये है आपका कृष्णा। इसको कहते हैं के, इसको कहते हैं जी। तो हो गया क्या, के जी बेसिन। कृष्णा गोदावरी बेसिन कहां पर है, ये राज्य आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है, आंध्र प्रदेश। केजी बेसिन कहां है, आंध्र प्रदेश से सटे बंगाल की खाड़ी के पास। समझ आया बात, ठीक है। तो ये दोनों आपका महाराष्ट्र निकलती है। महाराष्ट्र यहां से लेकर के, यहां से लेकर के, इस तरह से आपका महाराष्ट्र आपको दिखेगा, ठीक है। ये राज्य को क्या कहते हैं, महाराष्ट्र कहते हैं। कृष्णा गोदावरी भी वहीं पर आपको नदियां दिख जाएगा। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर दिखेगा आपको गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। लंबाई के आधार पर इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिला में। यह नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई बंगाली खाड़ी में जाकर मिलती, दिखा दिए थे ना।
गोदावरी नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, छत्तीसगढ़ की सीमा से होकर के बहती है। गोदावरी नदी की सहायक नदी दुधना, पूर्णा, पेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, किन्नर, सानी, मनेर, मंजीरा, मूला और दरना है। गोदावरी नदी का मुहाना बंगाली खाड़ी के पास है। ठीक है। दक्कन प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। काठियावाड़ प्रायद्वीप गुजरात में है। पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की सबसे जो पवित्र नदी है, जो गंगा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? कावेरी को। ठीक है। कावेरी बाद में पढ़ेंगे, तो गोदावरी के बाद आ जाते हैं हम लोग कृष्णा में। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी के पास से होती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। कृष्णा नदी की कुल लंबाई 1400 है, उसका 1465 था, इसलिए वो ज्यादा बड़ा है। कृष्णा की सहायक नदी निम्न है: कोलिया, वर्णा, दूधगंगा, पंचगंगा, चंपोड़ा, मालप्रभा, दोन, भीम, तुंगभद्रा, मुशी, पोंडियांगू, डिड्डी, पुलेरी, मुनेरी, ये सब किसका है? कृष्णा का सहायक नदी है। दोनों हम दिखा चुके हैं पहले ही। उसके बाद है कावेरी नदी। पवित्रता के आधार पर इसे कावेरी को दक्षिणी की गंगा कहते हैं। ये पवित्र है, वो लंबी है। समझ में आया? हाँ, लंबाई के आधार पे गोदावरी और पवित्रता के आधार पे कावेरी। कावेरी नदी दो राज्य से होकर बहती है, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल पश्चिम घाट कर्नाटक राज्य के ब्रह्मगिरी पर्वत से होकर के निकलती है। कावेरी नदी का जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच ये क्वेश्चन शायद था आप लोग के टेस्ट में, है ना? कावेरी नदी बेसिन 3 राज्यों में है। बेसिन है ये, ना कि नदियां बहती है। ठीक है। अर्जुन, वेपर नदी, वेगई नदी, मन्निमुत्तर नदी और चित्तर नदी, ये सभी तमिलनाडु में बहती है। पेरियार नदी केरल राज्य में बहती है। गोवा की राजधानी पणजी है, जो मांडवी नदी के किनारे है। नदियां हो गया है समाप्त। उसके बाद नदी बांध परियोजना है। पहले नदियां को उधर भी हम लोग मैप पर कर लेते हैं समाप्त। ठीक है। यहां पर जाइए, नीचे में ये वाला जो दिख रहा है ना, ये वाला लाइन दिखाई दे रहा है क्या? दिखाई दे रहा है? ये वाला ब्लू लाइन, ये वाला, यही आपका कावेरी। क्या है? कावेरी नदी। बात समझ आया? ये आपका राज्य है, आपका कर्नाटक, यहां से लेकर के यहां तक। इधर नीचे में है केरल। ठीक है। इधर आपका तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। ठीक है। तो यहां से जो नदियां निकलती है, तो ये आपका कर्नाटक और ये तमिलनाडु से होकर के बहती है। आती है कहां? बंगाल की खाड़ी में। बात समझ में आ गया? ठीक है। इधर तो हम कृष्णा, गोदावरी, महानदी, तापी, नर्मदा, ये सारा कुछ बता दिए। बात समझ में आ गया? ये है आपका श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में यहां पर बहुत सारा चैनल वगैरह सब मिलेगा। पाक जल संधि, ठीक है ना? तो नदियां हो चुका समाप्त। नदी पर ही बांध बनाते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग क्या? नदी बांध परियोजना। भारत का पहला नदी बांध चोल साम्राज्य के समय में हुआ था। ये सब कहानी है, पढ़ लीजिएगा पूरा का पूरा। उसके बाद आपको मिल जाएगा परियोजना, नदी और राज्य, मतलब कि कौन बांध कहां पर है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पे हिमाचल में, नागल बांध भाखड़ा अलग है, नागल अलग है। ये भी सतलज पे है, ये पंजाब में है। हरिके सतलज पर ही है, पंजाब में। सरदार सरोवर नर्मदा पर है, कहां पे? गुजरात में। उकाई तापी नदी पे, गुजरात में। टिहरी बांध भागीरथी उत्तराखंड राज्य में। हथमती परियोजना साबरमती नदी गुजरात राज्य। महाराणा प्रताप सागर चंबल नदी राजस्थान। गांधी सागर चंबल नदी मध्य प्रदेश। इस तरह से आपको बहुत सारा परियोजना देखने को मिलेगा। ठीक है। जैसे रणवीर बांध चेनाब नदी जम्मू कश्मीर, थिन बांध रावी नदी पंजाब। ये हो चुका है समाप्त। समझ में आया? इसको एकदम पूरा पूरा रिव्यू मारते रहिए। हम तो पूरा ज्योग्राफी चाहे तो 1 घंटा 2 घंटा में खत्म कर सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में इतना रहेगा नहीं। इसको पढ़ाने में काफी समय लगा है, 2 महीना नहीं लगा है। और एक दिन में कितना ज्यादा रिवाइज कर लिए। तो आप लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऊर्जा परियोजना। भारत की सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किस चीज से होता है? ताप विद्युत से होता है। बिहार में ताप विद्युत परियोजना कहलगांव और बरौनी मुजफ्फरपुर में। सबसे बड़ा सोलर प्लांट आपका तमिलनाडु में है। पवन ऊर्जा से सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन तमिलनाडु ही करता है। भारत में परमाणु ऊर्जा, यही नहीं बता रहे थे परमाणु वाला, तारापुर सबसे पहला कहां पर है? महाराष्ट्र। कहेगा कर्नाटक। नरोडा ये सब परमाणु संयंत्र है। क्या है? परमाणु संयंत्र। रतनबट्टा राजस्थान। काकड़ापाड़ा गुजरात। कलपक्कम तमिलनाडु। कुडनकुलम तमिलनाडु। उसके बाद निर्माणाधीन है ये सब निर्माणाधीन परमाणु संयंत्र है। बात समझे?
ये कौन सा है? काकड़ा पारा। चलिए देखते हैं इसका इमेज। इस तरह से बड़ा बड़ा चिमनी भट्टी भी बना हुआ होता है। ठीक है, मेन जो इसका डब्बा होता है वो हम दिखा देते हैं, कहां पर है मेन डब्बा। जो जिसके अंदर आपका वो यूरेनियम रिएक्शन करता है, ठीक है, वो इसी डब्बे के अंदर पूरा एकदम पैक रहता है, ये वाला। बस समझ में आया? बहुत ही मजबूती के साथ उसको बनाया जाता है। ये कौन सा है? कुडानकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना। कुडानकुलम कहाँ बताया था? किस राज्य में है? जल्दी बताइए। तमिलनाडु। अभी तो हम बताए थे ना, यही वाला है। दिखाई दे रहा है? अब इस तरह से इसको बनाया जाता है। अगर ये फट जाए, कहानी खत्म, परमाणु बम फट गया, ये समझ लीजिए। इसलिए उसको बहुत ही टाइट, देखना कितना नोट वाल्टू वगैरह सब दे करके टाइट किया जाता है, ताकि उसमें जरा सा भी लीक नहीं हो। नहीं तो पता चलेगा वो वाला हादसा हुआ था भोपाल में, कौन सा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो रिसाव हुआ था, सब मर गया था रातों रात। उसी तरह से रातों रात नहीं, ये घंटे में खत्म हो जाए। हाँ, खाली फटा खत्म।